नमस्कार। अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं, कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, गेट टुगेदर के बारे में सोच रहे हैं, तो संभल जाइए, रुक जाइए, अपना प्लान पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि कोरोना भी नए साल के जश्न के इंतजार में ही है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। अब हालात फिर से जून जुलाई वाले होने लगे हैं। तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और नए साल में कोरोना एक बार फिर परेशान करने के लिए तैयार है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि कोरोना की थर्ड वेव आ चुकी है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि थर्ड वेव हमारी चौखट पर खड़ी है। दिल्ली सरकार ने तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए हैं। सरकारें उन कोविड हॉस्पिटल्स को फिर से तैयार कर रही हैं जो बंद हो चुके थे। अब ऑक्सीजन प्लांट्स फिर से शुरू हो गए हैं, टेस्टिंग बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर लग गए हैं। इस बार सरकार पहले से पूरे सिस्टम को चाक चौबंद कर रही है। अब सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और भलाई इसमें है कि आप भी रिस्क मत लीजिए। तमाम शहरों के हालात कैसे हैं, सरकार क्या कर रही है, जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सावधानी कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है। 4 महीने के बाद एक बार फिर 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस की संख्या 10,000 के करीब पहुंची है। अगस्त के बाद यह पहला मौका है जब कोरोना ने फिर से स्पीड पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,195 नए केस सामने आए, जबकि कल यह आंकड़ा 6,358 था। अगर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की बात करें तो देश में इसके 781 कंफर्म केसेस आ चुके हैं। केरल और महाराष्ट्र में तो पहले से ही कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे। अब दिल्ली में भी कोरोना के नए केसेस में जबरदस्त जंप दिख रहा है। कल दिल्ली में कोरोना के 496 नए केस आए थे और आज सोचें एक दिन में बढ़कर यह आंकड़ा 923 हो गया। एक दिन में कोरोना के नए केसेस के मामले करीब करीब दुगने हो गए। कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.29% हो गया है, जो कल 0.89 था। इसीलिए दिल्ली सरकार ने अब तमाम तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं और अस्पतालों को फिर से तैयार करना शुरू कर दिया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मेट्रो और डीटीसी की बसों में सफर पर कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इससे जाहिर है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अब मेट्रो या डीटीसी की बसों में भीड़ नहीं होती, लेकिन स्टेशनों पर, बस स्टॉप्स पर जबरदस्त भीड़ लग गई है। 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हैं, धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर लगी भीड़ कोरोना की कैरियर बन सकती है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि मेट्रो और बसेस 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। मेट्रो स्टेशन के चुनिंदा गेट्स ही खोले जाएंगे। एंट्री पॉइंट्स पर गार्ड्स तैनात होंगे। इसका असर यह हुआ कि स्टेशनों और मेट्रो के अंदर तो भीड़ कम हो गई, लेकिन स्टेशन के बाहर मेला लग गया, जो आप देख भी रहे हैं। ये दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर जहां तक आपको नजर जाएगी, आपकी लोगों की लाइन ही नजर आएगी। चूंकि मेट्रो भी 50% कैपेसिटी के साथ चल रही है, इसलिए डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के अधिकारी ज्यादा लोगों को स्टेशन के अंदर नहीं जाने दे रहे। इसीलिए मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन के बाहर जो यात्री हैं उनकी लंबी लाइन यहां पर नजर आ रही है। लोगों को जो घंटों लाइनों में लगकर मेट्रो के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि येलो अलर्ट दिल्ली के अंदर जारी किया गया है। दिल्ली में जो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके चलते ही येलो अलर्ट जारी किया गया है और मेट्रो में अब 50% कैपेसिटी के साथ ही लोग यात्रा कर पाएंगे। कई जो स्टेशंस हैं उनके गेटों को भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। कई ऐसे दरवाजे हैं जिनको अब बंद कर दिया गया है। लिमिटेड गेट से ही लोगों की जो एंट्री है वो मेट्रो के अंदर की जा रही है और ये वजह है कि मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की जो लंबी लाइन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग अपने दफ्तर जाने के लिए जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस तरीके से मेट्रो स्टेशन के बाहर लोग लाइन का सामना कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेट्रो के बाहर जो यात्रियों की लाइन है वो इसी तरीके से लगती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के हर बड़े मेट्रो स्टेशन का यही हाल है। हर जगह मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, भीड़ है। क्योंकि डीएमआरसी की जिम्मेदारी मेट्रो स्टेशन के अंदर की है, स्टेशन पर भीड़ ना लगे, इसके लिए डीएमआरसी ने 15 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए। फ्लाइंग स्क्वाड की ये टीमें इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि मेट्रो ट्रेन के अंदर और स्टेशन पर भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो। इसकी वजह से मेट्रो स्टेशन के अंदर तो भीड़ नहीं है, लेकिन बाहर लोगों को बहुत परेशानी है। आज कई मेट्रो स्टेशन पर हमारे संवाददाताओं ने लोगों से बात की।
हालांकि लोग परेशान थे, लेकिन लोगों को खतरे का एहसास है, इसलिए सरकार के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि अगर सरकार को पाबंदियां लगानी है तो इसका ऑल्टरनेटिव भी देना चाहिए, क्योंकि सबको अपने काम पर, ऑफिस वक्त पर पहुंचना है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचना है, वो कैसे जाएं, क्या करें। लोगों को इस बात से भी दिक्कत है कि नेता तो रैलियां करें, लेकिन कोरोना के नाम पर आम लोगों पर पाबंदियां लगाई जाएं। सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करना चाहिए। हम कितनी देर से हमारा सांस फूल, हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और इतनी बड़ी लाइन में थके हम। गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना परेशानी हो रहा है, ये तो सारा पॉलिटिक्स है। आप देखो यूपी में सारा कुछ हो रहा है, नॉर्मल सब कुछ हो रहा है, वहाँ तो कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तो फालतू का परेशानी। खुद गवर्नमेंट दिल्ली की जो है वो पंजाब में बिजी है और यहाँ पे येलो जोन करके परेशानी कर रही है जनता को। रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे, सबको मास्क लगाइए, लेकिन ये है कि जो बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं उनमें भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ गैदरिंग होगी कोरोना तो हर जगह फैलेगा ही। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि रैलियाँ वैलियाँ ना लगाएं। बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि प्रिकॉशन मेजर्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि लास्ट टाइम पे भी अगर हमने कुछ ऐसे प्रिकॉशन मेजर्स नहीं लिए थे, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो ठीक है, अभी हमने टाइम टू टाइम बेसिस पे अगर हम ऐसे चेक्स करते रहेंगे तो केसेस डेफिनेटली फॉल होंगे। कनॉट प्लेस में लगी लाइन की तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली का सबसे बड़ा और बिजी स्टेशन है। यहां एक वक्त पर हजारों लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन अब ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि मेट्रो स्टेशन के अंदर ज्यादा लोग ना हो, और इसका असर स्टेशन के बाहर कनॉट प्लेस पर दिख रहा है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट से लेकर कनॉट प्लेस के ए ब्लॉक तक लंबी लाइन लगी है। ये शाम के वक्त की तस्वीरें हैं, जब सब लोग अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन स्टेशन के अंदर जाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें अब अगले कुछ दिनों तक लगातार दिखती भी रहेंगी, क्योंकि आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी थे। मीटिंग में फैसला किया गया है कि अगले कुछ दिन तक दिल्ली में येलो अलर्ट लागू रहेगा। कोरोना के केसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कुछ और पाबंदियां लगाने पर विचार हो रहा है। लेकिन मेट्रो स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे लोगों का कहना है कि ऑफिसेस तो पहले की तरह खुले हैं, इसलिए सरकार को मेट्रो के जरिए सफर करने वाले लोगों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। कनॉट प्लेस में लंबी कतारें लोगों की है, और ये कतार करीबन 400 मीटर तक जो पूरा ब्लॉक है, ए ब्लॉक, उसको कवर करते हुए आगे की तरफ है। और लोग अपने घरों पे जाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो सीआईएसएफ है, साथ में जो डीएमआरसी है, वो अंदर पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन हो, इसीलिए इन लंबी कतारों के साथ साथ अंदर कंट्रोल्ड तौर पर लोगों को वापस अब मेट्रो स्टेशन तक जाने की अनुमति दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज, कहाँ से हैं आप? कितना टाइम हो गया आपको लाइन में लगे हुए? और कितना 40 मिनट हो गया। जना जीबीटी 40 मिनट हो गया है अभी तक। आपको लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। ऐसे कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग नजर ही नहीं आ रहा है दूर दूर तक। तो आधे घंटे हो गए हैं। हाँ। अभी लगभग 20 मिनट लगेगा अभी अंदर जाने में कम से कम। सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल सबकी बात कर रहे हैं, लगता है पॉसिबल हो पा रहा है इस समय? क्या नाम है आपका? आप सब देख सकते हैं, सुख है मेरा नाम, तो पंजाब से हूँ मैं। तो मैंने अभी अपना बस लेना है, तो मुझे 20-25 मिनट से ज़्यादा समय हो गया यहाँ पर लगे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई भी आपको पता ही जैसे हो रहा है, आपके सामने ही है। दिल्ली में लगे येलो अलर्ट का असर पड़ोसी राज्यों में भी दिख रहा है, खासकर एनसीआर के उन शहरों में जहां मेट्रो चलती है। अब आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली मेट्रो को 50% कैपेसिटी पर चलाने का असर गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन पर दिख रहा है। यहां भी लिमिटेड संख्या में लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। स्टेशन के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, लेकिन बाहर जिस तरह की भीड़ लग रही है, उससे इस नियम का पर्पस ही डिफीट हो रहा है। मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नहीं हो रहा। सर, करीब 1.5 घंटा हो गया। हम उस निर्णय की सराहना करते हैं, लेकिन यहाँ भी देख लो ना, कोविड यहाँ कहाँ बच रहा है। तो इतनी पब्लिक यहाँ लाइन में खड़ी हुई है, टाइम से नहीं मिल पा रही है, इसलिए थोड़ा सा इस पर देखें और पब्लिक को परेशानी ना हो। खतरा तो पहले बढ़ चुका है ना, अब इस तरह से चलो ठीक है, डिसीजन लेना ठीक था, लेकिन ये डिसीजन अगर पहले लिया होता ना सही टाइम पे, तो आप लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। आप देख सकते हो लाइन में कितनी दूरी मेंटेन हो रखी है, लोग लगातार खड़े हुए हैं, और कम से कम 20-25 मिनट से लगातार खड़े हुए हैं, और डिस्टेंस का तो कोई पालन हो ही रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। अब आप देखिए, बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सिर्फ यहाँ मेट्रो में ही इनको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा है। ओडीबी उन्होंने गवर्नमेंट ने लगाया, वो बहुत अच्छी बात है, हमारी सुरक्षा के लिए है।
लेकिन ये रूल कहाँ फॉलो हो रहा है इस लाइन में? आप देख रहे हैं कितना सटके सब लोग एक दूसरे से सटके खड़े हुए हैं, तो वो रूल तो फॉलो हो नहीं रहा है। तो इस तरह से तो कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इसको सीक्वेंस में लाइन को भी इस डिस्टेंस पे 2 गज की दूरी मास्क के साथ में इस लाइन को लगाना चाहिए, तब तो ये ठीक है। 9 बजे से वेट कर रहा हूँ सर। मुझे दिल्ली जाना है संसद मार्ग, और अभी तक नंबर नहीं आया है। कब एंट्री होगी, कब पहुँचेंगे ऑफिस? बहुत लेट हो रहा है। मुझे तो लगभग 1 घंटे हो गया खड़ा हुआ पे। 1 घंटा हो गया। जाना कहाँ है आपको? मुझे बल्लभगढ़ जाना है। कार तो हम अगर टाइम है हमारा, अगर टाइम हम खड़े हैं यहाँ पे तो इसलिए मुझे बेकार लगा, लेकिन अगर कोरोना बढ़ रहा है तो ये तो लग रहा है कि हमारे लिए ठीक है। अगर यहाँ हम लाइन में नहीं खड़े रहे तो बाद में अंदर तो हम साथ में ही जा रहे हैं सब लोग, दिक्कत तो है इससे। और यहाँ पे कोई रुक नहीं रहा है, सब धक्के ही दे रहे हैं। हालात ज्यादा खराब इसलिए भी हो गए कि दिल्ली में डीटीसी की बसें भी 50% कैपेसिटी के साथ चल रही हैं। अगर बसें नॉर्मल रूट से चलती हों, मेट्रो में सफर ना कर पाने वाले लोग, कुछ लोग बसों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन बस में भी एक सीट खाली रखना कंपलसरी किया गया है। कोई भी शख्स खड़े होकर सफर नहीं कर सकता। नियम का पालन करवाने के लिए बस में मौजूद मार्शल सख्ती कर रहे हैं। बस में आधी सवारी होने के बाद फिर उन्हें अगले बस स्टॉप पर नहीं रोका जा रहा है। इस वजह से वहां भी भीड़ लग रही है। मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में बस में हूं और यहाँ पे इस बस में आप हालत देखिए। जो नया नियम है उसके मुताबिक एक सीट पे सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है, दूसरे को क्रॉस कर दिया गया है। और ये इसलिए है कि तमाम जो प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें ये नियम लागू कर दिया गया है कि क्षमता के सिर्फ 50% के साथ ही ऑपरेट किया जाएगा। और बस में ये नियम अच्छी तरह से लागू हो, इसके लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी मौजूद रहते हैं। कोशिश ये रहती है कि तमाम बस स्टॉपेज पे जहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं, लोग अगर बस में चढ़ते हैं तो उनको रोक दिया जाता है एक अंदाजे के साथ कि इस बस में 3-4 लोगों की सीट है तो सिर्फ उतने लोगों को ही बस में चढ़ने दिया जाता है। एक बार मैं आपको बाहर दिखाना चाहूँगा। बाहर देखिए कि बस के इंतज़ार में कितने लोग हैं, और अगर बस यहाँ पे रुकती है तो इसमें से सिर्फ कुछ ही लोग बैठ पाएंगे, सबको बैठने नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि मना किया जाता है। कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को मना करने के लिए कि सर बहुत मुश्किल होती है, बहुत काबू करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारा मार्शल भी तैनात रहता है, हमको पीछे, हम आगे ये चलाते पीछे उतारते हैं। सर पब्लिक फिर भी मानती नहीं, तो पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बात है। सरकार ने तो नियम बना दिया कि डीटीसी की बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी, लेकिन आम लोगों पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में शायद नहीं सोचा गया। लोग परेशान हैं, आधा घंटा, एक घंटा इंतजार कर रहे हैं। खासकर वो लोग जो प्राइवेट व्हीकल या फिर ऑटो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका कहना है कि बेहतर होता सरकार पहले बसों की संख्या बढ़ाती। इससे सिर्फ नॉर्मल पब्लिक जो है वो प्रॉब्लम को फेस कर रही है। मैं पौने घंटे से यहाँ खड़ी हुई हूँ, मुझे बस में एक सीट तक नहीं मिली है। अब ऐसा तो नहीं है नाइट ड्यूटी करके आप 45 मिनट्स बस स्टैंड पे वेट करोगे, आप घर कब पहुँचोगे? तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। ये फैसला तो बिल्कुल ही बेकार है, पहले भी बेकार था और अब भी बेकार है ना। आप गाड़ियों में देखिए, गाड़ियों में क्या रिस्ट्रिक्शन है। जिसके पास 4 व्हीलर है वो इजीली जा रहा है, जिसके पास 2 व्हीलर है वो इजीली जा रहा है। सिर्फ बसेस को रिस्ट्रिक्ट करने से तो जो नॉर्मल लेबर क्लास है या जो मिडिल क्लास है वो सफर कर रहा है और कोई सफर नहीं। फैसला अच्छा है, लेकिन सवारियों की दिक्कत को भी समझना चाहिए। इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बस में चढ़ाते नहीं है लोग। और जैसा भी पर्यावरण सेवा शुरू की थी केजरीवाल जी ने, वैसे अगर ये प्राइवेट बसें शुरू कर दें तो सवारियों को बहुत हेल्प मिलेगी आने जाने में, क्योंकि ये ड्राइवर कंडक्टर बहुत रूल फॉलो करके चलते हैं, लेकिन सवारी घंटों स्टैंड पे खड़ी रहती है। एक बस गई है अभी भी, उसके अंदर हाफ कैपेसिटी उन्होंने उतार दिया है पूरे से। लेकिन ठंड का टाइम है, सुबह जल्दी उठना है और ऑफिस आना है। 9 बजे से 5 बजे की टाइमिंग है, तो थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही है। लेकिन जब अगर केसेस बढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया हो। यह बात सही है कि कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए सरकार को सख्त फैसले लेने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन इसके साथ यह भी हकीकत है कि आम लोगों को, गरीबों को इससे दिक्कत हो रही है। एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे 1-2 घंटे तक बस का, मेट्रो का इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायतें भी जायज हैं। वो कहते हैं कि डीटीसी की बसों में तो 50% कैपेसिटी के नियम को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन चार्टर्ड बसेस में, प्राइवेट आरटीवी बसों में भर कर सवारियां ले जाई जा रही हैं। ऐसे में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों सजा दी जा रही है जो डीटीसी बसों के भरोसे हैं। 2 घंटे हो गए खड़े हो, को बस ना मिला है। डबल सीट पे एक सीट बैठा रहे हैं, बाकी खाली जा रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। बस वाले तो फुल जा रहे हैं, फुल सीटिंग में है, और जो आरटीवी और जो वैसे हैं और प्राइवेट बसें हैं वो सब फुल सीटिंग में है। सिर्फ डीटीसी में क्यों हाफ सीट कर रखी है, और मेट्रो में भी फुल सीटें चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे 15-20 मिनट से खड़ा हूँ, जो कोई बसें आती हैं सब कहते हैं सीटें नहीं है,
जिससे अब डीटीसी में ही क्यों ऐसा हो रहा है, सर्विसमैन वालों के लिए क्यों ऐसा हो रहा है? ये बस यात्री को चढ़ाते ही नहीं हम लोगों को, चढ़ने नहीं देते, इतनी भीड़ है यहाँ पे, कैसे हम लोग चढ़े? हम लोग नौकरी छूट जाएगी, खाने के फिर बच्चे मरेंगे भूखों, और क्या है? यही है होना, और क्या होना है? हम लोग गरीब आदमी कमाते खाते, बस में इतनी भीड़ है, हम लोग चढ़ ही नहीं पा रहे, क्या करेंगे हम लोग? भूखों मरना है फिर से, इतना हम लोग परेशान है। 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, कोई बस चढ़ ही नहीं पाते हम लोग, इतनी आदमी है, क्या करें? लेकिन वो फैसला डीटीसी में ही अलाउ क्यों है, प्राइवेट में क्यों नहीं है? क्या प्राइवेट बस में कोरोना नहीं है? डीटीसी में क्यों अलाउ है? उसको प्राइवेट में भी अलाउ करो। प्रशासनिक व्यवस्था है तो सारी जगह होनी चाहिए ना, एक डीटीसी में ही है। 1 घंटा हो गया, इसमें सवारी फुल हो जा रही है। कह रहे 17 सवारी ज्यादा नहीं बिठाएंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने मेट्रो और बसों में सफर को लेकर पाबंदियां लगा दी, लेकिन बाजारों का हाल आम दिनों जैसा ही है। दुकानें पहले की तरह खुली हैं, लोगों की भीड़ लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों ने या तो मास्क लगाए नहीं हैं या फिर ठीक से नहीं लगाए हैं। होलसेल मार्केट हो, सब्जी मंडी हो, हर जगह भीड़। और जब लोगों से पूछें कि मास्क क्यों नहीं पहना है तो कहते हैं कि उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। ये आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे? सामान लेते में सांस फूल गई थी, रखा है वैसे। आपको डर नहीं लगता कोरोना हो सकता है? डर तो लगता है, लेकिन काम के टाइम पे थकान हो जाती है ना, इसलिए उतार दी। अभी लगा लेते हैं, सॉरी। मास्क नहीं लगा रहे? लगा तो कितना हरदम लगा रखे हैं। भीड़ भाड़ में आते हैं, डर नहीं लगता कोरोना हो सकता है? डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता आपको? हाँ, बढ़ तो रहे हैं। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे? आप लोगों को डर नहीं लगता कोरोना से? भाई साहब मैं कुछ उल्टा बोलूंगा, जाओ क्यों दिमाग सुबह सुबह टाइम खराब कर रहा हो, जाओ। आपको डर नहीं लगता है ना? नहीं लगता। बताइए, अब ये महाशय मास्क ना पहनने पर सवाल पूछने पर नाराज हो गए। भगवान ना करे कल के दिन इनके आसपास कोरोना दस्तक देगा तो फिर कहेंगे कि सरकार ने कुछ किया नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना की कोई दवा नहीं है। वैक्सीन से एक सुरक्षा कवच जरूर मिलता है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है। इसलिए बचाव का रास्ता एक ही है, मास्क। भीड़ में ना जाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, बचाव मुमकिन है। लेकिन लोग इतना भी करने को तैयार नहीं है तो फिर कोई क्या कर सकता है? कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जो येलो अलर्ट लागू किया है उसके मुताबिक धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर के प्रशासन ने मंदिर को बंद रखने का फैसला किया है। अब चूंकि यह फैसला अचानक किया गया, इसलिए देश के अलग अलग इलाकों से अक्षरधाम मंदिर को देखने आए लोग मायूस हैं। हमारा नाम है पंकज जैन। हम गुना से आए हुए हैं बच्चों को घुमाने के लिए। तो संडे को आए थे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, तो हम बाहर हो गए थे। फिर हमने सोचा आज बच्चों को घुमा देते हैं, तो देखा तो ये बंद है। मैं बैंगलोर से आई हूँ। दर्शन करने के लिए आपको कहा, क्या कहा उन लोगों ने? तो उन्होंने कहा कोविड गाइडलाइन की वजह से बंद है, बंद, अंदर नहीं जा सकते, यू नॉट अलाउड। नहीं कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो है ना आज की, वो बंद करा दिया गया है। फिर भी ये संदेश देना चाहिए था पब्लिक को। पब्लिक बहुत सारे आगे हैं दर्शन के लिए, बट सब वेट कर चुके, वेट करके रहे कि शायद दर्शन मिल जाए। बट ये पहले कहना चाहिए था ना, कि संदेश देना चाहिए था कि आज से बंद है, कल से बंद है। कल रात को डिसाइड कर लिया, अपने बंद कर लिया। वैसे ये बात सही है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में लोग घूमने फिरने के मूड में होते हैं, नए साल तक सेलिब्रेशन का माहौल होता है। लेकिन कोरोना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 31 दिसंबर और नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। हालांकि येलो अलर्ट के मुताबिक दिल्ली में किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम करने और भीड़ लगाने पर मनाही है, लेकिन फिर भी अगर लोग 31 तारीख को घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के बारे में जान लीजिए। 31 दिसंबर को रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में जाने पर पाबंदी होगी। सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट में पहले से बुकिंग करा चुके लोगों को एंट्री मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के कुछ और हैपनिंग प्लेसेस जैसे साकेत, ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, नेहरू प्लेस, हौस खास, डिफेंस कॉलोनी, राजौरी गार्डन, अशोक विहार, मॉडल टाउन, मयूर विहार, ऐसे इलाकों में भीड़ की संभावना के हिसाब से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। सरकार एक तरफ पाबंदियां लगा रही है, कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए एक बार फिर हॉस्पिटल्स को तैयार कर रही है। हालांकि यह बात ठीक है कि फिलहाल कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन अगले 2-3 महीनों में क्या होगा कोई कह नहीं सकता। अब चूंकि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान बहुत बुरे हालात सबने देखे हैं, फिर से ऐसा ना हो इसलिए पहले से तैयारी शुरू की गई। आज हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद सरदार पटेल कोविड सेंटर गए।
उन्होंने कहा कि इस सेंटर में भी ऑक्सीजन की सप्लाई चेक हो गई है, वेंटिलेटर्स लगा दिए गए हैं। हालांकि सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, लेकिन अगर कोरोना की तीसरी वेव आती है और इसका विपरीत असर बच्चों पर पड़ता है, इसके लिए बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। हम इस समय डीआरडीओ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल में हैं। यहां पर वेंटिलेटर्स स्टॉक में रखा गया है ताकि अगर कहीं से भी क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो इन्हीं वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल कर जो कोविड से अफेक्टेड पेशेंट हैं उनको तुरंत सहूलियत दी जा सके। और ये प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड यानी पीएम केयर फंड से लिया गया है। एक साथ यहां पर करीबन 250 से ज्यादा की संख्या में जो पेशेंट हैं, अगर उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो वो यहां पर मिल सकता है। कुल मिलाकर ऐसे 4 हैंगर्स हैं, पूरी कैपेसिटी 1000 की है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वेंटिलेटर्स को पीएम केयर फंड के जरिए यहां पे स्टॉक किया गया है। बेल जो कि डिफेंस पीएसयू है ना, उसने इसे तैयार किया है ताकि अगर क्राइसिस की सिचुएशन कोविड-19 या ओमिक्रॉन को लेकर बनती है तो ऐसे में 24 घंटे के अंदर इस हॉस्पिटल को एक्टिव करवाकर यहां पर पेशेंट्स का इलाज किया जा सके। अप्रैल मई के महीने में दिल्ली में हाहाकार था। कोई नहीं चाहता कि ऐसे हालात फिर से आए, इसलिए जो पाबंदियां लगाई गई हैं लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, खतरे को समझ रहे हैं। लेकिन सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाए, जिससे मेट्रो स्टेशन के बाहर, बस स्टॉप्स के बाहर भीड़ ना लगे। दूसरी बात यह कि सरकार ने कुछ पाबंदियां तो लगा दी, लेकिन बाजारों में भीड़ कम नहीं है, इसलिए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की तरह मुंबई में भी कोरोना फिर तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में अब हालात सेकेंड वेव जैसे बनते जा रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भी अब सख्ती शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर न्यू ईयर पर पार्टी की तो आने वाला पूरा साल खराब हो सकता है, पार्टी भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाले प्रोग्राम्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इंडोर प्रोग्राम्स को 50% कैपेसिटी के साथ मंजूरी दी जाएगी, जबकि आउटडोर कार्यक्रमों में कैपेसिटी से सिर्फ 25% लोग मौजूद हो सकते हैं। लोगों से कहा गया कि 31 दिसंबर को समंदर किनारे आने और सार्वजनिक जगहों पर आने से बचें। 60 साल से ज्यादा उम्र के और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर ना निकलें। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन लाइंस, गिरगांव चौपाटी और जुहू चौपाटी पर ना आए। पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी से भी दूर रहें। अब सवाल है कि महाराष्ट्र और मुंबई के लिए गाइडलाइंस जारी करने की नौबत क्यों आई, तो इसकी वजह आप जान लीजिए। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2510 नए मामले आए। कल यह संख्या 1333 थी। एक दिन में कोरोना के केसेस लगभग दुगने हो गए। चिंता की बात यह है कि मुंबई में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 4% के ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली में यह पॉजिटिविटी रेट 1% के करीब है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 4% पॉजिटिविटी रेट का क्या मतलब होता है। 5% पॉजिटिविटी रेट को अलार्मिंग यानी खतरनाक कहा जाता है। मतलब मुंबई एक बार फिर रेड जोन में पहुंच रहा है। आज महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने भी माना कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान पॉजिटिविटी रेट 6 से 7% के आसपास था और अब जिस तरीके से यह दर 4% पर पहुंच गई है तो अब चिंता करने की बात है। अब नहीं संभले तो देर हो जाएगी। रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। और इसमें हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई का सोचेंगे तो मुंबई में 51,000 टेस्टिंग रोज हो रही है। तो 51,000 में 20 दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे, लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा। तो 2200 के दरमियान अगर कल का आंकड़ा रहेगा, जिसका अंदेशा हम आज कर सकते हैं कि भाई कल का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन 8 केसेस डबल हो रहे हैं और ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। और मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अभी 4% हो गया है। तो 5% तक अगर पॉजिटिविटी रेट जाता है तो हम जब सेकेंड वेव में थे तब ऐसा ही कुछ 7-8-10% का पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन 5 के आगे का पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग होता है। महाराष्ट्र सरकार परेशान है।
लेकिन महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के लोग बेपरवाह हैं, लापरवाही कर रहे हैं और कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप मुंबई की दादर मार्केट की तस्वीरें देखिए, आप भी सोचेंगे कि मुंबई के लोग ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं। बीएमसी लोगों से अपील कर करके थक गई, जुर्माना लगा के देख लिया, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल जाइए, मास्क तक लगाने को कोई तैयार नहीं है। इन दृश्यों को देखकर पीड़ा इसलिए भी होती है क्योंकि पहली और दूसरी लहर के दौरान जो कोरोना विस्फोट हुआ था उसके लिए भी इसी तरह की भीड़ जिम्मेदार थी। उस दौरान भी लोग दर दर ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, कई लोगों की मौत हुई, बावजूद उसके ये लोग अब भी जो है सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हैं और तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। ये दृश्यों के बारे में हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जो नए आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटे के वो डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2172 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की मौत हुई है। पिछले 75 दिनों में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1333 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 7 महीनों में यह पहली बार है जब एक दिन में इतने ज्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉजिटिविटी रेट मुंबई शहर में 7 गुना बढ़कर 4% हो गया है। तो इन आंकड़ों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट होने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई में आज जिस तरह एक ही दिन में कोरोना के 2500 से ज्यादा नए मामले आए, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मुंबई में 7 महीने के बाद एक दिन में कोरोना के इतने मामले मिले। मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर और उद्धव कैबिनेट में टूरिज्म और एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने आज बीएमसी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि दिल्ली के आखिरी हफ्ते यानी साल के आखिरी हफ्ते यानी 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लोग सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना का खतरा ज्यादा है, इसलिए ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए जब किसी को अस्पताल जाने की जरूरत पड़े। ये दिसंबर का जो आखिरी एक वक्त रहता है 25 से लेके 31 तक या 1 जनवरी तक, तो ये तो स्वाभाविक है कि हर कोई एक सेलिब्रेशन के मूड में रहता है। अभी काफ़ी लोग सारे मुंबई के बाहर भी गए हैं, काफ़ी ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो ये सारे जो निर्बंध लगाए हुए हैं जो 25% के है, बाहर जाने के हो, नाइट कर्फ्यू हो, वो अगर उसको हम टाले तो मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं। अभी डबलिंग रेट तो बड़ा हुआ है, आप देख रहे हो नंबर्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी कम है। ये होते भी हम यही कहेंगे कि चिंताजनक हो तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो मास्क लगा रहे हैं, जिसका डबल वैक्सीन हुआ है, वो खुद अपनी जो कोई अभी देख रहे हैं आप सेफ्टी के लिए सतर्क रहिए, वही काम करते रहिए। अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार हॉस्पिटल्स का इंतजाम कर रही है, लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अस्पताल पहुंचने की नौबत ही ना आए। हालांकि ये ध्यान रखिए कि अगर पार्टी करें, भीड़ जुटाई, तो कोरोना को घर लेकर ही साथ जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में पार्टियों के चक्कर में कोरोना कैसे फैल रहा है सब देख रहे हैं। आज अर्जुन कपूर, उनकी बहन अंशुल कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गए। इन दोनों के अलावा अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर, उनके पति करण बुलानी भी कोरोना की चपेट में आ गए। अर्जुन कपूर तो दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए। पता यह लगा कि क्रिसमस के अगले दिन यानी संडे को करिश्मा कपूर के घर पर एक पार्टी हुई, जिसमें करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर और सैफ अली खान शामिल हुए। और इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपना कोरोना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हैरानी की बात यह है कि 8 दिसंबर को करण जौहर के घर हुई पार्टी के बाद करीना कपूर, अमृता अरोड़ा समेत कई लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन इसके बावजूद 1 महीने के अंदर ही इन लोगों ने दोबारा पार्टी की। अब अर्जुन कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उनकी बहन भी कोरोना संक्रमित हुई है। इसके बाद बीएमसी की एक टीम ने अर्जुन कपूर के घर को सैनिटाइज किया और उसे मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। मुंबई में जिस तरह से लापरवाही हो रही है, कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जिस खतरनाक स्पीड से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सरकार समझ गई है कि क्या करना है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन शॉर्टेज की थी, इसलिए आज नए नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े सिलेंडर्स में ऑक्सीजन स्टोर करके रखी जा रही है। मुंबई में आज हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य मुलुंड इलाके में जंबो ऑक्सीजन सेंटर में गए।
दिनेश ने बताया कि जिस स्तर पर सरकार अपनी तैयारियां कर रही है उससे लगता है कि सरकार को आने वाले वक्त का हालात का अंदाजा है। इस वक्त मैं मुलुंड के जंबो कोविड सेंटर स्थित ऑक्सीजन प्लांट में, ये मुंबई के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में से एक है और यहाँ पर 5 बड़े प्लांट है। इसके अलावा एक अन्य प्लांट को बनाया गया है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। करीब यहाँ पर 170 से ज्यादा सिलेंडर्स जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो न सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट बल्कि एक्स्ट्रा सिलेंडर्स भी रखे गए हैं। मैं आपको फिर एक बार यहाँ पर अंदर ले चलता हूँ, यहाँ पर इस पूरे प्लांट को दिखाता हूँ। साथ ही में महाराष्ट्र में फिलहाल क्या स्थिति है ऑक्सीजन की उसको भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। फिलहाल राज्य में जब कोविड की लहर आई थी उस दौरान महज 1200 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन क्षमता इस राज्य की थी, लेकिन पिछले 4 महीनों में अथक परिश्रम के बाद इस क्षमता को बढ़ाकर 250 मेट्रिक टन, माफ कीजिएगा 2500 मेट्रिक टन कर दिया गया है। अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, उस दौरान जो प्रोजेक्शन दिया गया कि करीब 12 लाख से ज्यादा केसेस आ सकते हैं और उसे निपटने के लिए राज्य में जो ऑक्सीजन की क्षमता है वो करीब 3887 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और इसीलिए जो मौजूदा क्षमता है 2500 मेट्रिक टन की उसे बढ़ाकर 3800 से ज्यादा मेट्रिक टन करने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की जा रही। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में फिलहाल जो है करीब 400 किलोलीटर की क्षमता फिलहाल है ऑक्सीजन की निर्मित और उसकी स्टोरेज की। इसे बढ़ाकर करीब 400 मेट्रिक टन करने का काम फिलहाल बीएमसी कर रही है। इसके अलावा फिलहाल राज्य में हर जिले में इस तरह से ऑक्सीजन प्लांट बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। करीब 150 एलएमओ टैंक्स फिलहाल राज्य में मौजूद है। इसमें करीब 200 से ज्यादा एलएमओ टैंक्स को और ऐड करने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना तो यह है कि इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कभी किसी को जरूरत ना पड़े, वेंटिलेटर्स को फिर से चालू करना ही ना पड़े। हालांकि कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तरह बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसके सिम्टम्स माइल्ड हैं। ओमिक्रॉन के ज्यादातर पेशेंट्स घर पर ही ठीक हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, राहत की बात है। लेकिन माइल्ड सिम्टम्स की बात सोचकर लापरवाही नहीं सोची जा सकती, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अभी ना इतना डेटा है, ना इतनी रिसर्च है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कोई पुख्ता राय बनाई जा सके। इसलिए सावधान रहिए। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो दोनों डोज तुरंत लगवाइए। सरकार बूस्टर डोज का इंतजाम कर रही है। मुश्किल यह है कि अभी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं, फिर भी लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। राजस्थान के जालौर से आज चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं, जरा देखिए। जालौर के गांव में जब वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो गांव के लोग झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे। घर की महिलाएं पहले तो हेल्थ वर्कर्स को देखकर छिप गई। जब मेडिकल टीम ने वैक्सीन लगवाने के लिए बार बार कहा तो फिर महिलाएं खेतों की तरफ भाग गई। स्वास्थ्यकर्मी हाथ जोड़ते रहे, लेकिन फिर भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अरे कोई नहीं, डोगरी सही है अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। राजस्थान में आज ओमिक्रॉन वेरिएंट के 26 मरीज सामने आए हैं। एक स्कूल के 14 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जयपुर में 91 केसेस आ गए। जयपुर की जेल में कोरोना के 13 केस मिले। जेल में कुल 21 कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं। राजस्थान में आज कुल मिलाकर 131 केस सामने आए हैं। इसके बाद भी लोग अगर वैक्सीन नहीं लगवाएं, लापरवाही बरतें तो हैरानी होती है। और ध्यान रखिए, वैक्सीन कोरोना वायरस से सुरक्षा कवच देगी, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। लेकिन वैक्सीन आपको अस्पताल जाने से बचा लेगी, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाइए। अगर एक डोज लगवाई है तो जल्दी से जल्दी दूसरी डोज लगवाइए। भीड़ भाड़ में मत जाइए।
अगर जाना पड़े मजबूरी में तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सैनिटाइजर जिसे हम सब भूल गए उसका इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। यही करना है और यही हम सबको कोरोना से बचाएगा। आइए अब सियासत की बात करते हैं। कल कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले माहौल को खराब करने की कोशिश करने वाले समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। असल में प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर दौरे के वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, आपने भी देखा होगा। इन तस्वीरों में दिख रहा था कि समाजवादी पार्टी के लाल टोपी लगाए कुछ लोग एक गाड़ी को रोककर उसे तोड़ रहे हैं। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाए और पीछे की तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रैली का एक पोस्टर भी लगाए। तस्वीरों में दिखता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार के शीशे तोड़ रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। आज यूपी पुलिस ने दावा किया कि यह विरोध प्रदर्शन नहीं था, असल में यह मोदी की रैली से पहले तनाव पैदा करने, दंगा करने की समाजवादी पार्टी की साजिश थी। इसके बाद यूपी की सियासत में जबरदस्त हंगामा हो गया। कानपुर पुलिस ने पथराव करने वाले समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक जांच पड़ताल में पता चला कि तस्वीर में दिख रही गाड़ी पर बीजेपी का झंडा है, पोस्टर भी बीजेपी के हैं, लेकिन कार बीजेपी की नहीं है। यह गाड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की है। इस गाड़ी पर बीजेपी का पोस्टर और झंडा लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही हमला कर दिया। हंगामे और विरोध प्रदर्शन का यह पूरा सीन दरअसल क्रिएट किया गया। हंगामे की इन तस्वीरों को मोबाइल फोन के जरिए रिकॉर्ड किया गया और फिर इसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। नौबस्ता थाना क्षेत्र की एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शन के नाम पे बहुत अभद्र व्यवहार किया गया और एक गाड़ी और कुछ अन्य वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है। ये किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। राजनीतिक प्रदर्शन के नाम पे कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इन सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है। ये चुनाव का माहौल इस समय विकसित हो रहा है और सभी लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हों। इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनका कोई स्थान नहीं है और उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार उस स्पॉट पर गईं जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने का पूरा खेल रचा था। जिस जगह वीडियो बनाया गया उस जगह से रुचि कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी। कानपुर के नौबस्ता थाने में ये हमीरपुर जाने वाली सड़क है, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट का कट है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर थे और उसी दौरान ठीक इसी जगह पर समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए लड़के आए, यहाँ पुतला जलाया गया और यहाँ पर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी जिस पर पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से वो गाड़ी के शीशे टूट गए। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस हरकत में आई, पूरे मामले की जांच की गई। इस गाड़ी में खास बात ये थी कि बीजेपी के झंडे बैनर लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं की है, लेकिन जांच में हैरान करने वाली बात सामने आई है कि ये गाड़ी अंकुर पटेल नाम के एक शख्स की है, जिसका नाता पुलिस का कहना है कि समाजवादी पार्टी से रहा है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, जिसमें सचिन केसरवानी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उसके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि कोशिश ये थी कि यहाँ के जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने जा रहे थे, वो गुस्से में आ जाए और यहाँ का माहौल खराब हो जाए। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गाड़ी भी बरामद कर ली है और पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर एक बैनर चिपका दिया था, जिससे गाड़ी का नंबर ना पता चल पाए। लेकिन सारी तथ्य सामने आ गए हैं। कानपुर पुलिस के मुताबिक ये सब प्रधानमंत्री मोदी की रैली में खलल डालने और शहर का माहौल खराब करने के इरादे से किया गया। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक प्रधानमंत्री का पुतला इसलिए जलाया गया था ताकि रैली में बुंदेलखंड की ओर से आने वाले बीजेपी वर्कर्स उग्र हो जाएं और पूरे इलाके में उपद्रव फैल जाए, माहौल खराब हो जाए। कानपुर पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस सफेद रंग की ऑल्टो गाड़ी को बीजेपी का बताकर तोड़ा गया, वो नौबस्ता में रहने वाले एक अंकुर पटेल की है। तोड़फोड़ करने के बाद कार को रिपेयर करने के लिए भी भेज दिया था।
अंकुर पटेल समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सचिव रहा है। पुलिस ने सुकांत शर्मा को भी गिरफ्तार किया। वो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का पूर्व नगर प्रवक्ता रहा है। सचिन केसरवानी समाजवादी पार्टी छात्र युवा सभा का क्षेत्रीय मंत्री है। अभिषेक रावत मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव है और नितेश कुमार युवजन सभा का पूर्व जिला मंत्री है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी सियासी साजिशें भी करने लगी है। अब समाजवादी पार्टी दंगा कराने की कोशिश कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि जानबूझकर मुस्लिम एरिया को चुना गया ताकि हिंदू मुस्लिम दंगा हो और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा सके। नौबस्ता हमीरपुर रोड वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहां इस प्रकार से गुंडई करके आप दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप चाहते थे वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी की ओर आप उंगली उठाएं। किंतु भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के संयम को देखिए। हमारा एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ही ध्येय के साथ हम आगे बढ़े। हम इस उकसाने में नहीं आए, किंतु आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। पूरे दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस साजिश पर राजनीति हुई। पुलिस ने एक्शन लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने 5 वर्कर्स को पार्टी से निकालने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें इन 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से हटाने की जानकारी दी गई। कुछ लड़कों ने मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे सीएम साहब योगी जी का पुतला फूका। उसके साथ ही बगल में एक कार खरीदी जिसमें पथराव करके शीशा तोड़ दिया, जिसका संज्ञान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लिया। उन तमाम लड़कों को पार्टी से निकालने का काम करा है और इसके साथ ही जो घटना हुई है उसकी निंदा हम भी करते हैं और सारी समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। घटना छोटी थी, लेकिन चुनावी माहौल में बात बढ़ सकती थी। इसलिए कानपुर पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि बिना देर किए जांच हुई, सारे मामले का पर्दाफाश कर दिया। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा, फर्रुखाबाद और गोरखपुर में पब्लिक मीटिंग की। योगी ने अमरोहा के हसनपुर में 43 करोड़ रुपए की लागत के 31 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की और इसके बाद पब्लिक मीटिंग में योगी ने अपनी सरकार के काम गिनाए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमले बोले, राम मंदिर की बात की, कांवड़ यात्रा की बात की। लेकिन योगी के भाषण का सिर्फ एक वाक्य, एक सेंटेंस जबरदस्त वायरल हुआ। योगी ने कहा कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है और उनकी सरकार मथुरा और वृंदावन को कैसे छोड़ सकती है। बस इसी बात पर तालियां बजने लगी और योगी का यह बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। पिछली सरकारें कांवड़ यात्रा पे रोक लगाती थी ना, अब कांवड़ यात्रा निकलती है ना, अब तो कोई रोक टोक नहीं है ना। क्या ये कांवड़ यात्रा समाजवादी पार्टी की सरकार निकालती? क्या ये कांग्रेस या बसपा निकालती? हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। हालांकि योगी ने अगले ही वाक्य में साफ कर दिया कि उनका मतलब मथुरा वृंदावन में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से है, लेकिन जनता ने उसका अपना मतलब निकाला और सियासी दल अपना मतलब निकालेंगे। हो सकता है कल से यूपी की सियासत में यह भी एक बड़ा इशू बन जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आजकल जमकर कैंपेन कर रही हैं। प्रियंका ने आज फिरोजाबाद में महिलाओं से संवाद किया। प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं शक्ति संवाद को एड्रेस किया। प्रियंका ने कहा महिलाओं की भलाई के लिए वादे बहुत किए गए, महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई, बहुत सी घोषणाएं की गई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी के निशाने पर मोदी और योगी सरकार रही।
प्रियंका ने कहा बीजेपी को लगता है कि सिर्फ एक सिलेंडर देने से वो सारी महिलाएं उन्हें ही वोट देने लगेंगी। महिलाओं के साथ शक्ति संवाद से पहले प्रियंका गांधी नगला तुर्किया गांव गई। फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत मशहूर हैं। प्रियंका ने नगला तुर्किया गांव में चूड़ी बनाने के काम में लगी महिलाओं से बात की और चूड़ी बनाने की प्रोसेस को भी समझा। बैठो बैठो। ये किसका है? कौन? मेरी लड़की है, 3 बहन जी, एक की गुड़िया, एक की बेबी, एक की गोलू। बड़ी कौन सी है? गुड़िया। गरम करती है। गरम होकर जी मुँह फटी होती चूड़ी, ये सब मिल जाते हैं खुली होती है। हाँ जी, खुली अलग होती है जी, अलग। तो गरम करके भी जोड़ देते हैं। हाँ जी, जुड़ जाती है फिर कहीं से भी कि जहाँ से खुली है? नहीं, जहीं से खुली। हाँ, गरम जी हो ही लग जा। यहीं से नहीं, ये पीछे लगाई जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसे लगाई जाती है जी। अच्छा, तो पूरा गरम हो जाता है। आप बहन जी काम मत करो, खुद गरीब इंसान है। तो क्या? और ये नीचे गैस है? हाँ, नीचे जो गैस सिलेंडर लगाए नहीं है। हाँ, तो सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया है। और 1000 रुपया है गए। अब क्या करे, काम करेंगे तो ला नहीं सकते हम लोग। आपको इसके लिए कितना मिलता है दिन में? जाके 3 रुपया मिलते हैं एक चूड़ी के लिए। नहीं, जो पूरे तोड़ा सब देंगे इतने के। इसके लिए 3 रुपए? हाँ। वो कितनी करते हो दिन में? दिन में 10-15 निकल। अच्छा, बस पानी पिला दो मुझे। पानी? प्रियंका मैदान में उतरी हुई हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी मैदान से गायब हैं। नए साल से पहले प्रियंका यूपी में आम लोगों के बीच हैं, घर घर जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी न्यू ईयर से पहले फिर इटली चले गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।